नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल पीएम स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है प्रधानमंत्री, यानी आज हम प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में सबसे प्रमुख तथ्य जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी प्रश्न में जब भी हमसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान या केवल कार्यपालिका का प्रधान पूछा जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन जब भी प्रश्न में कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान का जिक्र होगा तो हमारा जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री। यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में बहुत कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रियों का परिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान में प्रधानमंत्री के नियुक्ति को लेकर के कोई विशेष प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। यानी जिस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन के लिए प्रक्रिया का वर्णन है, उस प्रकार प्रक्रिया का वर्णन प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। केवल आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अब इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे कि वो लोकसभा के जो बहुमत दल है उसका नेता होना चाहिए। ठीक है, यानी लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होगा उसका नेता होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को। ठीक है, कभी कभी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग भी करता है। कब? जब स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला हुआ है, यानी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग करता है और सबसे बड़ा दल जो होता है उसको आमंत्रित करता है कि आप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन करें। तो इस प्रकार वो उस बड़े पार्टी का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा 1 महीने के अंदर उसे अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहता है। यदि वो 1 महीने के अंदर अपनी बहुमत साबित कर देता है तो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाता है, अन्यथा उसे हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कभी कभी राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी अन्य को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि 1 महीने के अंदर उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा। जैसा कि 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी तो चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि आप 1 महीने में अपनी बहुमत को साबित कीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक विशेष विवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कार्यवाही प्रधानमंत्री की परंपरा के विपरीत जाकर के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसका उल्लेख कहाँ है? तो इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 75 में किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री का कार्यकाल एवं रिक्ति। तो प्रधानमंत्री का जो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री अपने पूर्ण कार्यकाल को पूरा करता है तो उसका कार्यकाल उतना होता है जितना उस लोकसभा का होता है। यानी जिस लोकसभा में वो बहुमत दल का नेता है उस लोकसभा का जितना कार्यकाल होगा वही प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल होगा। यानी कि आमतौर पर 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी वो अपने पद पर हट सकता है। इसके लिए उसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करना पड़ता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपने पद से हटा सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा दिया, इसके लिए भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। जैसे यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा में बहुमत खोने के बाद ही प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देगा, ऐसी बात नहीं है। तो यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उसके बाद उसको राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है, ठीक है, या स्वयं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो स्वेच्छा से भी इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री का मन हो कि हम इस्तीफा दे दें तो वह अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है, या फिर राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। इन परिस्थितियों में क्या होता है, प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल से पूर्व भी पद से हट सकता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जब अपना इस्तीफा देगा तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ चर्चा करने वाली है कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, यानी किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है तो वो अपने में एक नेता का चुनाव करती है। जिस नेता का चुनाव करती है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का, ठीक है, या फिर राज्यसभा का। ऐसा नहीं है कि संविधान में उल्लेखित किया गया है कि प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थी तो राज्यसभा के सदस्य थी, ठीक है। इसके बाद मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा भी जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन उसको लोकसभा का नेता कहा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस सभा से है, लोकसभा से है या राज्यसभा से है। हालांकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है, जहां से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है, वहां पर जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का यानी निम्न सदन का नेता होता है, ठीक है। यानी निम्न सदन के ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सभा के सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का जो मूल वेतन है वो केवल 50,000 है। प्रधानमंत्री का मूल वेतन क्या है, केवल 50,000 है। उसमें कुछ भत्ते जोड़े जाते हैं, जैसे व्यय भत्ता उसको 3,000 रुपये महीना मिलता है, 3,000 रुपये महीना उसको व्यय भत्ता मिलता है। उसके बाद रोजाना भत्ता उसको मिलता है 2,000 रुपये, यानी दैनिक भत्ता उसको 2,000 मिलता है और ये प्रतिदिन मिलता है, ठीक है। दैनिक भत्ता जो है वो प्रतिदिन 2,000 रुपये मिलता है। और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता कितना मिलता है, 45,000 रुपये मिलता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो कुल वेतन है, प्रधानमंत्री का कुल वेतन जो है वो लगभग 1,60,000 रुपये के आसपास पहुंचता है। यानी अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं यानी नरेंद्र मोदी, उनको कुल कितना वेतन मिलता है, तो 1,60,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके बाद उनको आवास मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, ठीक है। इसके बाद उनको टेलीफोन सेवा भी मिलता है। उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी यात्रा करेंगे तो उसका शुल्क नहीं देना पड़ता है, यानी फ्री में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब उनको सुविधाएं दी जाती है। इसके बाद जब प्रधानमंत्री अपने पद से सेवानिवृत्ति हो जाते हैं तो उनको आजीवन मुफ्त आवास दिया जाता है, ठीक है। आजीवन मुफ्त आवास दिया जाता है। इसके अलावा कुछ सचिवालय कर्मचारी दिए जाते हैं, उसके बाद उनको कुछ भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भी
कुछ सुविधाएं प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए तथा आने वाले सभी वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।